नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहा पिछले चुनाव में, और जिस प्रकार से स्थितियां हैं वो लग रहा है कि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और वो है फेक न्यूज़ का मसला। हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी। विजय जी, ये फेक न्यूज़ पे कंट्रोल किए बिना भाजपा मेजॉरिटी नहीं ला पाई। इन्होंने फेक न्यूज़ पे कंट्रोल करने की इनकी व्यवस्था जो थी वो बहुत लचर थी। हम लगातार पहले भी बात करते थे, अभी भी वो दिख रहा है। और क्या ये फेक न्यूज़ पे कंट्रोल किए बिना आसानी से ये सरकार भी चला पाएंगे 5 साल? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, आज की दुनिया में, और हम ही नहीं, देश के और दुनिया के कई बड़े देशों में ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आम आदमी हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ता है, और जब वो डिटेल में नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट को नहीं समझता है, तो वो जिस तरह के फेक न्यूज चलते हैं उसके झांसे में वो आ जाता है। एक बात हमें सर कभी भी समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में वी कैन नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। या तो हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करें ऑन रियल टाइम बेसिस एंड रिपीटेटिवली, और अगर हम वो नहीं करते हैं देन रूमर्स विल फिल द गैप, क्योंकि बाय एंड लार्ज पीपल आर इंफॉर्मेशन हंग्री। और अगर आप उनको सही जानकारी टाइम पे नहीं देंगे तो फेक न्यूज का चलन बहुत आसानी से बढ़ जाता है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज जो सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से स्प्रेड होती है उसका जुरिस्डिक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। और कंट्रोल में अगर आप किसी चीज को लाना चाहते हो तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी और दुनिया भर के काउंटर नैरेटिव शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, पूरी दुनिया इस बात को लेके परेशान है। और ये आज से नहीं है सर, जब इंटरनेट शुरू हुआ था, मैं आपको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक मेरा सबसे पहला जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैं बात कर रहा हूं 1995-96 की, जब मैं IIM अहमदाबाद में अपनी MBA कर रहा था, PGDM कर रहा था। वहां पे इंटरनेट नया नया आया था, और उस समय हमें शेल अकाउंट मिलते थे, मतलब 2 MBPS की बैंडविड्थ 5 कैंपस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। आप सोचिए, आज 200 MBPS मेरे पास अकेली है, वहां उस समय 2-5 कैंपस में होती थी। सो वन कैन थिंक ऑफ। तो सवाल अब ये उठा था, जब इंटरनेट, क्योंकि मेरे जो लैब, उस समय इंटरनेट लैब कहलाती थी कॉलेजेस में, क्योंकि अब तो हर मोबाइल में, अब तो लैब नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस थी, तो इंटरनेट लैब बोला जाता था। तो इंटरनेट लैब मेरी डॉर्मेट्री के, मेरा जो रूम था उसके बिल्कुल नीचे थी। तो आई वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर, दैट वॉज ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो मैं जब भी टाइम मिलता था नेट पे बैठ के मैं सर्च करता था ये नई दुनिया में हो क्या रहा है। तो वहां पे एक CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, उसका एक आर्टिकल था, डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। उस समय, मैं 95-96 की बात कर रहा हूं सर, उस समय CIA ने थ्रेट ऑफ इंटरनेट पे एक पेपर लिखा था उनके एक्सपर्ट्स ने, और उसमें यह कहा गया था कि जिस तरह से इंटरनेट को यूज करके इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज या रूमर, आप कुछ भी बोलिए, एंड ऑफ द डे इट इज इंफॉर्मेशन। वैलिड और इनवैलिड, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड, वो हम एडजेक्टिव्स बाद में जोड़ लेंगे। फेक न्यूज भी एक हिसाब से इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फेक है। तो थ्रेट ये था, CIA का असेसमेंट ये था कि आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी और लोगों के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, उस रफ्तार से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो रेस्पेक्टिव एजेंसीज हैं, they will not be in a position to counter it or screen it or control it.
तो वो ही चीज आज हम देख रहे हैं, जो टॉपिक आप उठा रहे हैं सर, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये तो थ्रेट वाज विजिबल, ये इंटरनेट का साइड इफेक्ट तो है। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये थ्रेट है समाज में कि ये कुरीति बन रही है, तो देन यू हैव टू मेक ए लॉ। लेकिन लॉ के अंदर भी फिर आपको वही थोड़ी सेंसिटिविटीज ये करनी पड़ेंगी कि जो लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल ना हो, या वो काउंटर ना हो, या वो स्क्रीन ना हो, या रिस्ट्रिक्ट ना हो, और जो इलेजिटिमेट या फेक न्यूज है वो कंट्रोल हो। अब सवाल इस बात का है कि व्हाट इज फेक, हु विल डिसाइड। अब कुल मिला के बात यहां आ जाती है। जैसे उदाहरण दे लेते हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्शन 2-3 फेक नैरेटिव या फेक न्यूज पर आधारित है। जैसे एक फेक न्यूज के हिसाब एक तो डीप फेक एक वीडियो चला दिया गया था अमित शाह का, आपने देखा था, आरक्षण का लेके। उसके अलावा आप बार बार ये झूठ बोला कि साहब भाजपा आएगी तो संविधान हटा देगी। अब दिस इज अ पेटेंट लाई, भाजपा ने कभी कहा नहीं, उनके मैनिफेस्टो में नहीं कि किसी छोटे मोटे नेता ने भी ये नहीं कहा कि आरक्षण हटा देंगे। तो ये जो फेक न्यूज़ थी, इससे प्रोटेक्ट कोई भी अपने आप को आज करने की स्थिति में नहीं है। इसका क्या उपाय है? अभी पहले भी है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाए थे 2023 में, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान मुझे तो नहीं दिखा। एक मनोज कोटक का एक प्राइवेट बिल अवश्य है, लोकसभा में पायलट हुआ था, लेकिन आप जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल पे कोई ध्यान नहीं देता, रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ के लिए। तो ये जो फेक न्यूज़ हैं, फेक नैरेटिव हैं, ये आपके बाहर से जो प्रमोटेड लोग हैं, ध्रुव राठी जैसे अभी परसों चला दिया वो किस्सा ईवीएम का, कि साहब की वो आपके ओटीपी से उसने ईवीएम खोल दी। तो इसका तो भाई पब्लिक पे आजकल जिस तरह की पावर है सोशल मीडिया की, तो वो तो कल को यहाँ पर मारकाट करवा देंगे। आप जानते हैं कि वैसे भी झूठी खबरें जो फैलाई जाती हैं दंगों वंगों की, मारपीट की, इस तरह की, वो तो बहुत पुरानी है और आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से फैलाई जा सकती है। क्या उपाय है? सर उपाय बहुत मुश्किल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है सर कि पहले हम ये एनालाइज करें कि जो आपने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल जिसको हम ये कह सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, सर इस पे एक नहीं काफी सारे इश्यूज हैं। मेरा एक वीडियो इस पे है, मैं उसको भी पोस्ट करूंगा कल। उसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं सर। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन, जमीनें चली जाएंगी, ये क्या था? ये भी फेक नैरेटिव था। जो सरकार एमएसपी बंद कर रही है, ये भी फेक नैरेटिव था। अडानी अंबानी किसानों की सारी जमीनें हड़प लेंगे, ये भी फेक नैरेटिव था। तो भारत सरकार के पास बहुत एक्सपीरियंस था हाउ टू काउंटर फेक नैरेटिव, लेकिन कभी भी किसी भी लेवल पे इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट कदम नहीं उठाया, ना लीगली ना विद इन द कानून, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर एंड कॉजिंग अनरेस्ट, आईपीसी में उसके कानून है। इंसाइटमेंट, तो इंसाइटमेंट की बात है। उसके अलावा भी र्यूमर्स को लेके भी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को लेके भी आपके पास सफिशिएंट कानून है, आईटी में भी है और आईपीसी में भी। अब सवाल इस बात का है कि आप उन कानूनों को लागू किस कंडीशन में करोगे, और उसके लिए अगर सरकार गाइडलाइंस बना देती कि अगर ये 4, 5, 6 काम अगर किसी ने किए तो दिस लॉ विल अप्लाई, तो काफी हद तक लोग वो कंट्रोल हो जाते, पहली बात। दूसरा, आईटी सिस्टम जितना स्पीड में है सर, उतना ही इजीली कंट्रोलेबल भी है, स्पेशली इंटरनेट। उदाहरण के लिए आपने नाम लिया कि भाई ध्रुव राठी को लेके, ये पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले भी ध्रुव राठी के डेरोगेटिव रिमार्क को लेके केजरीवाल भी फंसे हुए। जो मानहानि का एक केस चल रहा है, वो ध्रुव राठी के वीडियो को ही रीट्वीट करने की प्रॉब्लम है केजरीवाल के ऊपर। लेकिन
अगर सरकार चाहे तो इस तरह के जो फेक नैरेटिव वाले चैनल्स हैं इनको इंडिया में दिखाने में ब्लॉक कर दे। प्रॉब्लम क्या है? जितने भी आपके इंटरनेट गेटवे हैं आप उनके एड्रेसेस ब्लॉक कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को इंडिया में अपना मार्केट दिख रहा है वो इस बात से डरेंगे कि अगर हमने एक फेक न्यूज चलाई तो हमारा पूरा ऑडियंस ब्लॉक हो जाएगा, तो जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। जब इनकम बंद हो जाएगी तो दे विल बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, फालतू बात नहीं करेंगे। तो अगर आप ध्रुव जैसे राठी जैसे लोगों के अगर आप आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर देते हैं इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ कि दे आर रनिंग ए फेक न्यूज, फेक इश्यूज वो उठा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन बनाते रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने 10 एजुकेटिव वीडियो बनाए और उसमें से 2 आपने फेक नैरेटिव चला दिए टू डिस्टेबलाइज पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट, बंद कर दो ऐसे चैनल्स को, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास ऑप्शन है, और स्पेशली जो चैनल आउट ऑफ इंडिया से चल रहे हैं और आपको पता है कि दे आर बियॉन्ड योर जुरिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर ध्रुव राठी इंडिया में होता तो आपके पास पुलिस थी, आईपीसी थी, लोकल कोर्ट थे, आप उनको बुला के जस्टिफिकेशन मांग सकते थे। अब वो आपके डोमेन से बाहर हैं, आपके जुरिडिक्शन से बाहर हैं, तो आप ऐसे लोगों के जो नैरेटिव्स हैं उनको आप गेटवे पे ही बंद कर दीजिए ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व। करते क्यों नहीं है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। जितने भी आईपी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। मैं आपको थोड़ा सा इस पे जो नई जो न्याय संहिता आने वाली है, भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई से लागू होगी, उसका सेक्शन 197 है, उसमें उसका क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representations or through electronic communications or otherwise asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizens of India। ये तो इस पे लागू होता है फुल ऑन। मैं वही कह रहा हूं ना सर कि जब हमारे पास भी डेट में नहीं है, वो आईपीसी में नहीं है ये। सर देखिए, कानून के लिए आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, लेट देम प्रोटेस्ट। कहां जाएंगे वो प्रोटेस्ट करने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करेंगे, लेट द मैटर गो टू कोर्ट कि यार भाई आज की तारीख में नहीं भी है, मान लिया, तो आप क्या हिंदुस्तान में अराजकता फैलाएंगे? अगर कानून अगर इनकम्प्लीट है तो आप प्रिटेक्स्ट आपके पास है, आप उसको एक्शन ले लीजिए, दिक्कत कहां है? आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, गो टू द कोर्ट। कोर्ट में आपसे बात हो जाएगी कि भाई आप ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, कोर्ट में लास्ट की, ये क्या फेक है या सही है, अपने आप पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन भाई आपके साथ इनजस्टिस तो तब होगा कि जब आपने सही काम किया हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलत एक्शन ले लिया हो, तब इनजस्टिस है ना सर। आप गलत काम कर रहे हैं और आपको रोकने के लिए अगर कार्रवाई कर दी जाती है तो दिक्कत क्या है? बात वही आ जाती है। तो वही मेरा कहना है कि टूल्स हमेशा रहते हैं, सरकार के पास बहुत पावर है, पॉइंट ये है कि हम उसको यूज करते हैं या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जब हम उसकी इतनी कीमत चुका रहे हैं, किसान आंदोलन हमने देखा, अग्निवीर के समय क्या हुआ था सर? तब यही हुआ था ना। ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स है, दिल्ली में भी जब हंगामा हुआ, जब ट्रंप इंडिया की विजिट पे थे, दिल्ली में जो दंगे हुए वो क्या थे? यही फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो यही बात है। तो एक एग्जाम्पल नहीं है, जब गवर्नमेंट रिपीटेडली ऐसे एग्जाम्पल्स देख रही है, उसके बाद भी अगर मंत्रालय और वो भी होम मिनिस्ट्री जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर सोचने पे आदमी मजबूर होता है कि सरकार किस बात की और किस दिन का इंतजार कर रही है कार्रवाई करने के। सवाल वो हो जाता है। अच्छा, इसी सेक्शन 197 में जो बिल आया था उसमें ये शायद सेक्शन 195 था, एक्ट में 197 है ये। इसी का एक 1D है जो कि सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह परिभाषित करता है। राजद्रोह सेडिशन तो हटा दिया, लेकिन इसमें राष्ट्रद्रोह आ जाता है, और जो ये कहता है
कि whoever makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India। ये तो काफी स्वीपिंग है। सर बिल्कुल सही है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास ये एग्जाम्पल है तो सरकार एक दो पे कार्रवाई करके एक मैसेज तो दे कि भाई आप लोग अगर इस तरह से करोगे तो हम फिर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप दौड़ते रहिए। जाइए आप सुप्रीम कोर्ट, उनसे बोलिए कि भाई हमें इसको, हमारे साथ गलत हो गया है, हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में। जब आपकी व्यूअरशिप ही नहीं रहेगी सर, एक थ्रेट बहुत है, ये सब दुकानें चला रहे हैं अपनी। अगर दुकानदारी पे चोट पड़ती है तो आदमी सब सीधे हो जाते हैं सर। ये कोई वहां बैठ के कोई फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ी कर रहे हैं, जर्मनी में बैठ के या इंग्लैंड में बैठ के या अमेरिका में बैठ के। ये कौन लोग हैं भाई? आफ्टर ऑल केजरीवाल और राघव चड्ढा क्या कर रहा है? जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो आता है, आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दे दूंगा सर। मैंने YouTube से इस पे डिटेल मंगवाई है और मेरे पास एग्जांपल है। आप कुछ भी अगर राघव चड्ढा और केजरीवाल के खिलाफ YouTube पे बनाते हैं, राघव चड्ढा पंजाब पुलिस में केस फाइल करता है जलंधर में, इसके आदमी वहां से पुलिस ऑर्डर लेके ये YouTube को भेजते हैं कि देखिए ये पुलिस ऑर्डर है। लोकल मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर लेते हैं कि इस YouTube चैनल को ब्लॉक किया जाए या इस वीडियो को हटाया जाए, और ये YouTube से करवाते हैं। ये दिन भर बैठ के यही करते हैं और मेरे पास एग्जाम्पल है। आपके भी और एक चैनल इन्होंने मेरा ब्लॉक करने की कोशिश करी है। मेरे पास नोटिस आया था YouTube से जिसमें मैंने ये लिखा था कि भाई आप दुबई में और लंदन में बैठ के जो आपने पैसा लिया है हवाला से, 45 करोड़ तो चलो आपने इस्तेमाल कर लिया गोवा में, बाकी पैसा कहाँ गया? वो क्या क्रिप्टो करेंसी में गया है? उस क्रिप्टो करेंसी वाले वीडियो को इसने ब्लॉक करवाने की कोशिश करी है और उसका नोटिस आया था मेरे पास। तो मैंने YouTube को कहा इसमें गलत क्या है? अगर क्रिप्टो करेंसी अगर नहीं है तो पासवर्ड देने में शर्म क्यों आ रही है? और वो बकायदा, जब मैंने उनसे कहा कि ऑन हुज एडवाइस यू आर डूइंग, तो उसमें बकायदा राघव चड्ढा का नाम है। राघव चड्ढा विद द हेल्प ऑफ ए लोकल SI इन जलंधर या लुधियाना और लोकल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवा के YouTube को भेजा है कि इस वीडियो को ब्लॉक किया जाए। ये कर रहे हैं ये बैठ के राघव चड्ढा और केजरीवाल। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि ये पॉइंट जो है इसमें, और ख़ास तौर से जब ये डीप फेक वीडियो वाली जो बात आई, जो अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो बना के और उसको दिखाया गया कि जिसमें जैसे ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि अमित शाह स्वयं कह रहे हैं कि आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। तो उस डीप फेक वीडियो के लिए ये बड़ी बातचीत हुई कि साहब कि इसको ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसके अंतर्गत लिया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कैसे आएगा ये नहीं आ सकता। देखिए सर, पर्सनल डेटा तो ये है कि आपका और मेरा जो निजी डेटा है, चाहे हम ई-कॉमर्स में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम उसमें पेमेंट डिटेल शेयर करते हैं, हम उसमें अपने एड्रेसेस या पोस्टल एड्रेसेस शेयर करते हैं, विच इज पर्सनल। ये तो मिस इन्फॉर्मेशन का केस है। अगर मान लीजिए अमित शाह के नाम पे एक डीप फेक वीडियो बना के अगर सर्कुलेट हुआ, अगर उसी से में होम मिनिस्ट्री उस सोर्स को लीगल नोटिस दे के और उस ओरिजिनेटिंग जो चैनल था उसको अगर ब्लॉक कर देती तो बहुत पावरफुल मैसेज जाता जनता में कि इतना डीप फेक वीडियो है कि सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई करी। लेकिन सरकार कुछ बोली नहीं, सरकार ने कोई एक्शन नहीं दिया और वो स्प्रेड होता गया। जब वो स्प्रेड होता गया तो उसका खामियाजा ये हुआ कि आपको इलेक्शन में उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल इस बात का है कि जब एक्ट करना होता है उस समय हम क्या सोच रहे होते हैं? उस समय शायद ये नैरेटिव बीजेपी के लीडरशिप में ये होगा कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो देखो फिर ये कहेंगे देखो तानाशाह हो गए, फिर ये देखो डिक्टेटरशिप हो गई, ये कोई अपने अगेंस्ट मैसेज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, एक दूसरा नैरेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एविडेंसेस हैं और आपके पास साइबर सेल है तो आप साइबर सेल को बोलते हैं कि देखिए ये फेक वीडियो ओरिजिनेट हुआ है अमेरिका से, इस IP एड्रेस से हुआ है,
अमित शाह का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बोलता है, इस बेस पे हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं और हमने सामने वाली पार्टी को मैसेज दिया है कि प्लीज कम एंड प्रूव योर इनोसेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उन्होंने नहीं किया है, द अकाउंट विल बी ओपन अगेन, वी विल गिव देम एक्सेस। आप ओपन कह के इसको करने में शर्म किस बात की है? ये बात खुल के जनता के सामने रखने में शर्म क्यों आती है? ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं है। जी, तो अब आगे जो भी इनको करना है, जैसे अभी देखा गया कि केजरीवाल को इन्होंने बंद कर दिया, तो इससे ये एप्रीहेंशन था कि साहब कि केजरीवाल को बंद करने से पब्लिक जो है वो सिंपैथी दे देगी केजरीवाल को। तो ऐसा तो हुआ नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। आपने देखा पंजाब में भी 3 सीटें रह गई और दिल्ली में तो 0 हो गया। तो इसी तरह से अब ये बात चल रही है कि साहब की ईडी जो है वो कहीं राहुल गांधी के ऊपर भी एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो भाई दुनिया भर की फैक्ट्री खोल रखी है झूठी बातें करने की। तो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या देखते हैं आप? सर देखिए, हिंदुस्तान की जनता, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन से एक बात तो क्लियर हो गई है कि काफी मैच्योर हो गई। ना उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि साहब आपने केजरीवाल कोई बहुत बड़े आदमी है, बाहर आएंगे तो दुनिया का पासा पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जब अयोध्या की सीट आप हार सकते हो, जो इतना बड़ा राम मंदिर आपने दिया उनको, एक इकोनॉमिक सेंटर बन गया अयोध्या, वहां की पूरी इकोनॉमी बदल गई, उसके बाद भी जनता आपको नहीं कर रही। आपके फ्री बीज, अब आप समझिए पिछले 10 साल में मोदी ने कितनी स्कीम्स दी हैं, करीब 51 स्कीम्स हैं, हर तरह की स्कीम है, फ्री राशन से लेकर फ्री इंश्योरेंस तक। यू कैन थिंक ऑफ, घर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, स्कूल भी मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी जनता वोट नहीं देती। इसका मतलब यह है कि जनता ने इन सब चीजों को डिस्काउंट कर दिया है कि भैया अब हमें जो करना है हम करेंगे, आप अगर लॉलीपॉप बांट रहे हो तो बांटते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से बांट रहे हो बांटो, आप फ्री में दोगे हम जरूर लेंगे, लेकिन बदले में आपको वोट दें इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बार भारत की जनता ने पॉलिटिकल क्लास को एक बहुत पावरफुल मैसेज दे दिया है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। पहली बात, अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो नुकसान आपका हो। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखिए जनता, आप उसको फ्यूचरिस्टिक चीजें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनालाइज करूं पब्लिक के हिसाब से, आपने कहा कि साहब आपको बीमार पड़ोगे तो 5 लाख तक का इलाज होगा, पढ़ूंगा तो 5 लाख का इलाज होगा, मैं क्यों पढ़ूं बीमार? तो वो पॉलिसी मेरे लिए काम की नहीं है। लेकिन जो आपने मेरे को 5 लाख की गिफ्ट दी वो मेरे लिए यूजलेस है एज ऑफ नाउ। लेकिन मेरा रोज का पेट्रोल, रोज का खाना, रोज की सब्जी जो महंगी हो रही है वो मुझे चुभ रही है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो पब्लिक परसेप्शन जो बन के निकल के आया है, जो मेरा असेसमेंट है कि अगर आप करंट इश्यूज को हैंडल नहीं करते हो, और यही बात मैंने अपने जो पिछले वीडियोस हैं महंगाई को लेकर मैंने जो बनाए हैं कि क्या मोदी सरकार महंगाई को काबू कर पाएगी, मैं आज भी कह रहा हूं मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा। कोई एक्शन प्लान अभी तक नहीं दिखा है, और जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से गर्मियां हैं, जिस तरह से बारिश का सिनेरियो बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले महीने 2 महीने में आप महंगाई को काबू कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर महंगाई का सीजन आपका शुरू हो जाता है दिवाली के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब गवर्नेंस को दूसरी तरीके से देखना होगा। आपने सड़कें बना दी, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि साहब सड़क तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पर चलने वाला पेट्रोल और उस सड़क से आने वाला खाना महंगा क्यों हो गया? सवाल ये उठ रहा है आज। तो आज जो जनता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, अगर मैं कहूं, हो गई है। वो किसी तरह के कंसिडरेशन को देखने को तैयार नहीं है कि हमने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़ी कमाई कर ली, हमारा गुडविल बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, सड़कें अच्छी हो गई, पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ये सब हुआ है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जनता ये कहती है वो सब अच्छी बात है, मेरे लिए क्या है?
और इमीडिएट आप मेरे को फ्यूचर में मरने के बाद मेरे बच्चों को 5 लाख मिलेगा, वो मेरे को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज बताओ, आज मेरे लिए क्या किया। तो जनता उस हिसाब से हो गई है। और मुझे लगता है कि दुनिया के जिस तरह से तरीके बदल रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास को भी अपने नैरेटिव्स को दोबारा देखना हो। अब वो होप के हिसाब से आप नहीं रह सकते, आपको डिलीवर दूसरे हिसाब से करना। तो फिर फ्रीबीज का क्या? कोई मतलब नहीं है, लोग खाएंगे और फिर जिसको वोट देना देंगे। दिल्ली में क्या हुआ सर? केजरीवाल तो यही बोल रहा था ना, बिजली फ्री दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं। तो क्या हुआ? जनता ने कहा आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन इसके बदले में वोट दिया जाए, ये कहाँ लिखा है? ये क्या आप हमें खरीद थोड़ी रहे हो? फिर वोट तो हम उसको देंगे जिसको देना है, आपके कहने से थोड़ी देंगे। तो जनता बहुत प्रैक्टिकल है, मैं वही कह रहा हूँ, जनता मैच्योर हो गई है, वो पॉलिटिकल गेम्स में नहीं आती है। विधानसभा में तो देते हैं सर, विधानसभा में गलती बीजेपी की है। आज भी बता दीजिए स्टेट लीडरशिप कौन सी है दिल्ली में बीजेपी की? बीजेपी का स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कहां है, बताइए आप मेरे को। आज भी बता दीजिए कौन दिल्ली का सीएम बनेगा अगर चुनाव दिल्ली में होते हैं, एक नाम बता दो। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है भाई। मैं एज ए वोटर बैठा हूं दिल्ली में, और अगर मैं ये कहता हूं कि यार इस बार बीजेपी को जिताना चाहिए क्योंकि एक अच्छा आदमी बनेगा सीएम, ब्लैंक है सर, किसको वोट दूं? तो ये बीजेपी का इंटरनल इशू है। आप जनता के अप्रोच को बदलिए। वो जमाना गया कि एवरीथिंग हैज टू बी सेंट्रली कंट्रोल्ड। प्रॉब्लम क्या होती है सर? पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट है। जिस तरह से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता इलेक्शन में एक्टिव रहते थे, इस बार नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। तो फिर तो आप क्या कह रहे हो कि आप सिर्फ रिमोट कंट्रोल से मध्य प्रदेश में किया, आप भी करोगे तो नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में एक्टिव थे तो वहां का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सर मैं वही कह रहा हूं ना, तो आपको क्लैरिटी तो ऑर्गेनाइजेशन में तो देनी पड़ेगी। मेरा एक वीडियो है, अगर आपके दर्शक चाहें, मैंने इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बनाया था कि ब्रांड वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, मोदी ब्रांड वर्सेस बीजेपी ओब्लिक आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल, हु कैन ड्राइव द वोटिंग रिजल्ट्स। ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रांड के नाम पे वोट कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए। आज हिंदुस्तान लीवर है, मान लीजिए, टाटा ब्रांड है। अब रतन टाटा साहब टाटा ब्रांड है, लेकिन उनकी डीलरशिप काम नहीं कर रही, सर्विस एजेंसीज काम नहीं कर रही, सेल्समैन काम नहीं कर रहे, तो परफॉर्मेंस कहां से आएगा? ब्रांड लेके क्या कर लोगे? तो ब्रांड तभी आपको रिजल्ट देगा ना जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस ब्रांड के लिए काम करे। यहां तो उल्टा हो गया कि ब्रांड इतना पावरफुल है, लोगों ने कहा अरे अपने आप वोट आ जाएंगे, हमको क्या करना है, पिट गए। तो ऑर्गेनाइजेशन आपने गैल्वेनाइज नहीं करी, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट नहीं करी, ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटेड नहीं थी, खामियाजा उठाना पड़ा। तो मेरा यह कहना है कि वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल नाउ। आप कितने बड़े भी ब्रांड हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरनेट नहीं हो सकता, यह बात हमें माननी पड़ेगी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये देखा गया, ये ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस स्थान स्थान पर देखी गई। ये महाराष्ट्र में देखी गई, राजस्थान में देखी गई, ये उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर देखी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक दूसरा नैरेटिव भी चल गया था, बीजेपी वर्सेस आरएसएस, और योगी के पर काटे जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये आपके प्रिय मित्र केजरीवाल का फैलाया हुआ था, जो काम कर गया। नहीं, वो तो पहले से चल रहा था। देखिए, ऐसा है कि इस समय आप एक बात समझिए सर, बीजेपी के अंदर सक्सेशन की लड़ाई है। मोदी साहब परमानेंट तो रहेंगे नहीं। देखिए, हर आदमी कभी ना कभी तो रिटायर होगा। अब सबको दिख रहा है कि मोदी साहब इज मैच्योरिंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट, हर आदमी इस बात को कह रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब इस बात की लड़ाई तो होगी ना सर कि हु विल बी नंबर 2 एंड नंबर 3। अब मोदी साहब अगर सक्सेसफुल लीडर हैं, तो मैं तो सक्सेसफुल लीडर को इस हिसाब से भी तो देखूंगा सर कि आपने अपनी सक्सेशन प्लानिंग या सक्सेशन प्लान की ग्रूमिंग कैसे करी है। क्योंकि आप हट गए और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो गई, सिस्टम कोलैप्स हो गया, देन यू आर नॉट ए गुड लीडर। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। लीडरशिप तो वो होती है जो आपको कंटिन्यूटी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सक्सेशन दे, वो तो लीडरशिप है। लेकिन मैं बहुत बढ़िया लीडर हूं, मैं खत्म हो गया, मैं दुनिया में नहीं हूं,
और मेरे बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाती है, फिर काहेगा लीडरशिप? वो लीडरशिप थोड़ी कहलाएगा सर। तो लीडरशिप का चैलेंज है बीजेपी में। मोदी साहब को अब अगले 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग हर लेवल पे आपको कम से कम 30 चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इंटू 2, 60 तो आपको सीएम कैंडिडेट बनाने होंगे, 50 से 100 आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स के लोग तैयार करने होंगे, आपको हर स्टेट प्रांत का ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप तैयार करना होगा। तो कम से कम मोदी साहब को आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर ही 500 ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेवारियां उठा सके। कहां है वो लीडरशिप? सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने अब ये खड़ा होने वाला है। जी वैसे तो ये भी बात आती है ना कि साहब के ये इस बार तो अगर जय जगन्नाथ नहीं होता तो बीजेपी गई थी। हाँ सर, देखिए अगर जो हालात दिखे हैं, देखिए हम भी गए थे तमिलनाडु, ये लग रहा था कि भाई वहां पे 3-4 सीटें आ जाएंगी, बाकी जगह आ जाएंगी। उड़ीसा में उम्मीद नहीं थी कि इतनी बीजेपी को सीटें मिलेंगी। जो परसेप्शन था, इवन उड़ीसा में भुवनेश्वर भी गया था, वहां लोग ये नहीं कह रहे थे कि बीजू पटनायक साहब को एकदम जनता साइडलाइन कर देगी, अपना नवीन पटनायक साहब को, कि जनता एकदम साइडलाइन कर देगी। कोई एस्टिमेट नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा था। वो कहता नहीं, ही इज डूइंग वेल, जनता खुश है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसके बाद भी रिजल्ट देख लीजिए आप, चौंकाने वाले थे। तो इस समय सिचुएशंस आर वेरी डायनेमिक, और जनता क्या सोच रही है ये बड़ा मुश्किल है पॉलिटिकल क्लास को एस्टिमेट करना कि हमें सब पता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन आ गए। अब तो जनता बहुत तेजी से बदलती है, और उसके ऊपर इस तरह के सोशल मीडिया नैरेटिव्स, ये बहुत तेजी से बदलता है सिचुएशन को, और इसकी कीमत उठानी पड़ रही है। आगे आप कैसे देखते हैं ये सरकार आगे कैसे चलेगी? सर चैलेंजेस बढ़ेंगे। मेरा ये कहना है कि देखिए महंगाई का मुद्दा बढ़ेगा। जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, शिवराज सिंह जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो कैसे उसको करेंगे? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपने यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाना होगा, और डेली बेस पे मॉनिटर करना होगा हर स्टेट लेवल पे। आप ये नहीं छोड़ सकते कि साहब स्टेट की जिम्मेवारी है, क्योंकि जब महंगाई होती है तो सारी स्टेट्स क्या बोलती हैं, अब मोदी सरकार महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही। अरे प्रोडक्शन तुमको करना है, डिस्ट्रीब्यूशन तुमको करना है, सेंटर के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? ये भी नैरेटिव अपने आप में फेक है कि भाई महंगाई और एग्रीकल्चर किसकी जिम्मेवारी है? स्टेट की। लेकिन एग्रीकल्चर की बात आती है, एमएसपी की बात आती है, प्रोडक्शन और महंगाई की बात आती है तो केंद्र सरकार। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। ये भी अपने आप में एक फेक नैरेटिव। लेकिन अब इसको काउंटर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जनता को हम एजुकेट नहीं कर सकते, हम लोगों को बताते नहीं, क्योंकि उसमें पता लगेगा कि साहब 20 सरकारें तो हमारी है एनडीए की, उनकी पोल खुल रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मुझे लगता है मोदी साहब के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो है फोकस ऑन गवर्नेंस। पॉलिटिक्स तो हो गई, स्टेट्स के समय होती रहेंगी, लेकिन रूथलेसली ऑन गवर्नेंस वो तभी होगा जब आप उसको लाइक ए डैशबोर्ड डेली मॉनिटर करेंगे कि आपने जो आदेश दिए उनका पालन हुआ या नहीं। उदाहरण के लिए पानी, आपने कहा हम 75,000 या 75 लाख वाटर बॉडीज बनाएंगे, उनमें पानी है भी या नहीं है, खाली हो गई, कहां गई वो वाटर बॉडीज? किसी ने उसका सर्वे किया? क्या स्टेटस है, या उसमें दोबारा मिट्टी भर गई सब में? सिर्फ पैसा जो दिया था वो टेंडर में लोग खा गए, और फिर कह देंगे जी आंधी आई थी मिट्टी भर गई, जैसा इरिगेशन डिपार्टमेंट में होता है कि जी पुल बनाया था, बाढ़ आई बह गया, फिर दोबारा पुल बनाना है। वहां तो यही चलता है ना सर। तो ये सब चलते हैं खेल। पॉइंट ये है कि क्या मोदी सरकार और एग्रीकल्चर मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो किसानों को बीज मिल रहे हैं वो सही हो? आज क्या होता है, आप सब्सिडाइज बीज देते हो, वो बीज सबस्टैंडर्ड है। जो बीज कोई किसान बाजार में नहीं खरीदता उस पर आप सब्सिडी दे के बांट देते हो। थके हुए बीज आप बांट रहे हो, प्रोडक्शन कैसे मिलेगी? क्योंकि अच्छा बीज तो किसान पैसे दे के खरीद लेता है।
जो बीज किसी काम का नहीं है आप उसको सब्सिडी देते हो और उस फ्री बीज फ्री में बांट देते हो, तो वो तो आप वैसी प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हो। तो मुझे लगता है इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आबादी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, बाकी चैलेंजेस हैं। तो सिचुएशन दीज 5 years आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। आई डोंट सी एनी रिलीफ फॉर मिस्टर मोदी राइट नाउ। आपने महंगाई की बात की है, लेकिन महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं सामने वो तो दिखाते हैं कि साहब कि ये तो पिछले कई वर्षों में सबसे कम है। सर वही बात आ गई ना, जनता ये कहती है कि आप आंकड़े दिखाते रहो, मेरे को आज टमाटर तो मिल रहा है ना 7 रुपए 70 रुपए किलो, क्या करूं मैं आपके आंकड़ों को लेके। वही फर्क है, आप आंकड़ों पे खेल रहे हो, जनता कहती है आप आंकड़ों पे खेलते रहो, हम वोट नहीं दे रहे क्योंकि मेरा टमाटर महंगा। ये फर्क हो गया है। तो स्टैटिस्टिकली आप आंकड़े खेलते रहिए, लेकिन जनता कहती है मैं तो परेशान हूं। तो आंकड़े जो आप कलेक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है इसमें भी अब चाहे उसको आप पब्लिश करो या ना करो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, लेकिन कहीं ना कहीं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और पीएमओ को रिटेल मार्केट के प्राइस भी मॉनिटर करने होंगे एट रिटेलर्स लेवल, जहां कंज्यूमर कॉन्टेक्ट पॉइंट है। आप मंडी के एपीएमसी के रेट लेते हैं, वहां तो एवरेज हो जाता है, कूड़ा कचरा सब बराबर है, आप उसमें मत जाइए, उसका कोई लॉजिक नहीं। और एम्प्लॉयमेंट की भी बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे एनएसएसओ के जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी दिखाते हैं कि साहब की एम्प्लॉयमेंट इज एट अ हिस्टोरिक, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ हिस्टोरिक लो। तो सर पॉइंट वही आ गया ना कि आपका डेटा बोलता है, लेकिन जनता तो कहती है रोजगार नहीं है। सर आप किसकी सुनेंगे भाई? आपने कह दिया मैंने बहुत रोजगार दिया, जनता ने ज्यादा किया कि आपको वोट नहीं दे रहे क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिया। अब क्या सच है? सच तो यह है कि आपका नैरेटिव जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। सच तो यही है ना सर। मैं कुछ भी बोलूं, व्हाट इज द आउटकम? आउटकम यह है कि मुझे वोट नहीं मिला, खत्म हो गई बात ना सर। कंक्लूजन तो यही है। अब उस डेटा का मैं क्या करूं? जो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में बैठ के गिनाते थे, हम भी मानते थे उस डेटा को कि भाई इतना सब कुछ है, लेकिन जनता कहती है हम उस डेटा पे विश्वास नहीं करते। खत्म हो गई आपकी डेटा की कहानी। आउटकम उन्होंने दे दिया, अब आप क्या बोलेंगे? तो अब आगे जो सारा रिफॉर्म का एजेंडा था, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म था, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म था और बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, अब वो आप क्या लगता है कि वो एजेंडा चला पाएंगे ये? क्योंकि बिल्कुल चला विपक्ष पाएंगे। देखिए उसके लिए वही बात है कि आपको फिर जनता को जिसे कहते हैं ना कि नैरेटिव बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोदी साहब ये कहते हैं कि देखिए 5 करोड़ केसेस इस समय पेंडिंग हैं, पेंडिंग इसलिए है कि हम लोग जजेस का फास्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ पे ये समस्याएं हैं, आप जनता के सामने एक्सप्लेन करिए। और इसको बदलने के लिए हम ये प्रावधान ला रहे हैं जिससे जजेस की अपॉइंटमेंट फास्ट हो। जैसे यूपीएससी है, हम ऐसा एक नेशनल जुडिशरी कमीशन बना रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसमें ना हमारा दखल होगा ना ब्यूरोक्रेसी का दखल होगा। क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 5 करोड़ केसेस हैं तो आपके पास कहां टाइम है कि आप जजेस को सेलेक्ट करो, इंटरव्यू करो, उनका करो। तो इसके लिए तो पार्ट टाइम है। जब आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो तो यू कैन नॉट गेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो इट इज सफरिंग। तो आपको हम कह रहे हैं जजेस को आप फुल टाइम जुडिशरी पे काम करिए, आप अपॉइंटमेंट का टेंशन छोड़ दीजिए। उसके लिए हम अपॉइंटमेंट कमीशन बना रहे हैं और उसके ये फायदे होंगे। आप जनता के सामने ये पहले प्रपोजल रखिए, जनता का माइंडसेट तैयार करिए और पार्लियामेंट में बिल लाइए, फिर देखते हैं उसका कौन अपोज करता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप कहें कि सडनली हम बिल ले आए और फिर ऑपोजिशन ये बोलेगा देखो मोदी साहब जुडिशरी पे कब्जा करना चाहते हैं, तो फेक नैरेटिव का मौका तो आपने दे दिया। तो आपको तैयारी करनी होगी। जनता को भरोसे में लेने के लिए आपको फैक्ट्स शेयर करने होंगे जनता के साथ, तो जनता साथ देगी। जनता इलॉजिकल नहीं है, यह बात भी हमें समझनी होगी। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन जनता ने आपके, जैसे दिल्ली की जनता का उदाहरण ले लें, दिल्ली की जनता ने आपको 7 की 7 सीटें दी हैं, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप दिल्ली की जनता को ये जो तमाशा चल रहा है डुअल गवर्नेंस वाला, जिसमें आपकी डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समाप्त करें? क्या आवश्यकता है
दिल्ली जैसे स्थान पर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे एक ऐसी सरकार चलाई जाए जो पूरी सरकार भी नहीं है और आप उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाते। नहीं, आप ऐसा है ना सर, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स भी हैं, आपके पास पार्लियामेंट का प्रोविजन भी है। आप उसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, जनता के सामने प्रपोजल रखिए ना। किसने मना किया सर? अगर प्रपोजल में लॉजिक है, जनता को लगेगा कि इससे गवर्नेंस इंप्रूव होगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो पीपल विल सपोर्ट। सर, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी में अगर आप देखें, पीपल आर लॉजिकल, इलॉजिकल बात नहीं करते हैं लोग। लेकिन पीपल डोंट वांट टू गो इनटू सरप्राइज शॉक्स। वहां पे फिर फेक न्यूज आती है कि मोटिव क्या था। जब जनता मोटिव ढूंढने लगती है ना, तब आपका अच्छा काम भी खराब हो जाता है। तो आप जनता को मोटिव मत ढूंढने दो, आप मोटिव पहले बताओ कि मेरा ये मोटिव है, मैं इसलिए कर रहा हूं, जनता साथ देगी। और उसमें अगर लगता है कि मोटिव ठीक नहीं है या जो भी कारण है, तो उसमें सुझाव आएंगे। आप जो बिल लेके आओगे उसमें वो आप अमेंडमेंट करके ले आइए, तो एवरीथिंग इज ओपन। डेमोक्रेसी में सडन तो कुछ नहीं होता ना। सडन तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब जैसे स्थिति ये आ गई है आपकी, आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के मुंह में खून लग गया है। उसने देखा कि भैया हमने अराजकता चलाई 5 साल और उसका हमको लाभ मिल गया, तो वो और अराजक बनेंगे, तो और अराजक बनेंगे। और आप उसी तरह से, जिस तरह से आपने शाहीन बाग डील किया था, जिस तरह से आपने सीएए डील किया, जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल को डील करते हैं, आप उसी प्रकार से करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? सर, अगर सामने वाला अराजकता कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि आप फ्रंट फुट पे खेलिए। अगर वो ये बोलते हैं कि देखिए ये हो रहा है, तो आपके पास पूरा मंत्रालय है, आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, आपके पास पूरा मीडिया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि ये राहुल गांधी ने कहा या केजरीवाल ने कहा या XYZ ने कहा, ये उनका स्टेटमेंट है। मैं उनसे ये कह रहा हूं कि मैं शाम को 6 बजे आपके पास यहां मिलूंगा, इसी हॉल में आपके सामने। सारे एविडेंस लेके आइए, क्या ये है या नहीं। एक्सपोज करिए ना फ्रंट पे फुट पे आके। दिक्कत क्या है? आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे यार, आप खुल के खेलो ना, जब खेलना है तो। हाथ पैर बांध के क्यों खेलते हो? आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ऐसा करना चाह रहा है, मैं यहां बैठा हूं, राहुल गांधी को बोलो सारे एविडेंस लेके आए शाम को 6 बजे। आप लोग भी यहां रहिएगा। राहुल गांधी आते हैं या नहीं? 2 बार आप चैलेंज कर दोगे, तीसरी बार राहुल गांधी बोलना बंद कर देगा। आप समझिए इस खेल को। लेकिन आप क्या करते हैं, उस पे नहीं जाते हैं, आप टॉपिक डाइवर्ट करते हैं, टीवी स्टूडियो में लड़ते रहते हैं। क्या मतलब है? जो आपको एक्सपोज कर रहा है, जो आप पे एलिगेशन लगा रहा है और आपने गलत काम नहीं किया है, मैं तो यही कहता कि ठीक है, हमने भाई चोरी करी, बहुत अच्छी बात है, आपके पास प्रूफ है, हाँ या ना? है। मैं शाम को 6 बजे यहां मिलता हूं, ले आइए सारे प्रूफ, दिखाइए जनता के सामने। आप क्यों डर रहे हो अगर गलत नहीं हो तो? और राहुल गांधी अगर नहीं आता है या केजरीवाल प्रूफ लेके नहीं आता है, जैसे उसने कहा कि साहब बीजेपी हमारे एमएलए खरीद रही है, ठीक है, आप फोन नंबर लेके आइए और दिल्ली पुलिस के सामने FIR लॉन्च करिए कि किसने फोन किया था, कौन आदमी था। आप भाग नहीं सकते। अगर वो नहीं करते, यू टेक इट एज ए डेरोगेटरी रिमार्क और केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई। दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। या तो वो बोलना बंद कर देंगे, एविडेंस लेके आएंगे। आप चुप हो जाते हो, नहीं ऐसा नहीं है, हम क्यों करेंगे। अरे यार, फ्रंट फुट पे खेलो ना, किसने मना किया? हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों देखते रहते हो? और कीमत क्या मिली उस पॉलिटिक्स की? नुकसान ही हुआ ना। ये आपने जो फ्रंट फुट पे खेलने की बात कही है, ये तो हमेशा जो भी कंट्रोल हमने देखा है, कोई भी काम है तो उसको बोलते हैं ना कि ट्राइंग टू डू बाय स्टेल्थ। वो देखा हमने, जो स्पष्ट जो होता है ना कार्य, वो यदि करते तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। चाहे वो फार्म लॉस की बात हो, चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे CAA की बात हो, चाहे आपके 370 की बात हो, चाहे इस समय जिस तरह से कश्मीर में फिर वही स्टेल्थ वाला मामला चल रहा है। आपने देखा इंजीनियर रशीद को जनरल आरोप है कि साहब इस्टेब्लिशमेंट ने उसको चुनाव लड़वाया, या जनरल आरोप है कि साहब की ये जो
3 जगहों पे अपने प्रत्याशी नहीं उतारे तो वो अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, इससे बहुत डैमेज होता है। तो यही बात आती है ना सोशल मीडिया में। अब प्रॉब्लम क्या है, अब बीजेपी की लीडरशिप ये सोचती है कि जो वो सोच रहे हैं और जैसे जनता को वो सिखाना या समझाना चाहते हैं, जनता उसी तरह से समझे, इनका नैरेटिव ये है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जनता के पास 200 चैनल्स और है इंफॉर्मेशन के थ्रू सोशल मीडिया। वो आपके आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखते हैं और फिर देखते हैं विच इज मोर लॉजिकल। क्या बात तो सही कह रहा है सामने वाला, जो बीजेपी कह रही है इसका मतलब कह रहे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये जब डाउट शुरू होता है ना तो फिर मुश्किलें शुरू होती है। और यही हुआ इस बार इलेक्शन में, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट जो नैरेटिव था दैट वाज मोर लॉजिकल देन व्हाट यू वर सेइंग। इस बात को भी समझना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब इसी पॉइंट पे आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।